जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आपका सब्जेक्ट है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग 2 और इसका यूनिट 7 आपके सामने डिस्प्ले है, जो कि है प्रोविजंस, कॉन्टीजेंट लायबिलिटीज एंड कॉन्टीजेंट एसेट्स के मुतल्लिक। और ये टॉपिक कवर होता है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 37 में। तो आपने अक्सर प्रोविजन का लफ्ज़ सुना होगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जैसे हम क्रिएट करते थे, तो प्रोविजन इज बेसिकली आवर एस्टिमेट रिगार्डिंग फ्यूचर कि फ्यूचर में हमें कुछ अमाउंट कम मिल सकती है या कोई ऐसी लाइबिलिटी हो सकती है जो हमें सेटल करनी पड़ सके। तो हर स्टैंडर्ड की तरह इस स्टैंडर्ड के शुरू में भी स्कोप दिया हुआ है, देन देयर आर सम डेफिनेशंस। सो प्रोविजंस आर लायबिलिटीज ऑफ अनसर्टेन टाइमिंग और अमाउंट, जिनकी टाइमिंग अनसर्टेन होती है और अमाउंट में हम अनसर्टेन होते हैं कि फ्यूचर में कब किस वक्त पे करना और कितनी पे करनी है। देन लायबिलिटी के कॉन्सेप्ट से तो आप आगाह हैं। लायबिलिटी आपकी वो जिम्मेदारी होती है जो पास्ट एक्शंस की वजह से आपने फ्यूचर में पे करनी होती है। तो अब पास्ट इवेंट्स जो हो सकते हैं वो दो तरह के हो सकते हैं। वो कोई लीगल केस भी आपके खिलाफ हो सकता है और कोई कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन भी हो सकते हैं जो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस आपने किसी को सेटलमेंट करनी हो। फिर ये दो कॉन्सेप्ट्स आपके लिए नए हैं। एक है कॉन्टीजेंट लायबिलिटीज। कॉन्टीजेंट का लफ्ज का मतलब होता है कंडीशनल। तो IS 37 के मुताबिक when the confirmation of existence of a liability is dependent on the occurrence or non-occurrence of some future events which are not under the control of the entity, or when a liability is not measurable reliably because it is not possible to monetize the obligatory amount in both scenarios, it is called contingent liability। यानी कि फ्यूचर के हवाले से एक अमाउंट हमने सेटल करनी है, पे करनी है, और इसमें कोई फ्यूचर में कोई हमारे खिलाफ केस हुआ है या कोई ऐसी है चीज़ है कि जिसकी अभी हमें कंफर्मेशन नहीं कि वो कब हमने पे करनी है और कितनी अमाउंट पे करनी है, तो इसे हम कॉन्टीजेंट लायबिलिटी कहते हैं। और इसी तरह का लफ्ज है कॉन्टीजेंट एसेट। when the confirmation of existence of an asset is dependent on the occurrence or non-occurrence of some future events, तो which are not under the complete control of the entity, तो उसे कॉन्टीजेंट एसेट कहते हैं। अब कॉन्टीजेंट एसेट भी हमने पढ़ लिया, कॉन्टीजेंट लायबिलिटी भी पढ़ ली। उसके बाद दो और टर्मिनोलॉजीज हैं इस जिसे कह सकते हैं स्टैंडर्ड में। एक वनरस कॉन्ट्रैक्ट है। ये वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिनमें एक्सपेक्टेड कॉस्ट ज्यादा हो एक्सपेक्टेड बेनिफिट से। और एक रीस्ट्रक्चरिंग है। रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब है जब एक एंटिटी डिसाइड कर दे कि अपने बिजनेस का स्कोप, यानी कुछ ब्रांचेस बंद करनी है, कुछ ब्रांचेस को किसी और एग्जिस्टिंग ब्रांचेस का मर्ज करके उसे रीस्ट्रक्चर करना है। तो इसको भी हम पढ़ेंगे। अच्छा, सबसे पहले हम प्रोविजंस पे शुरू करते हैं। प्रोविजंस को रिकॉग्नाइज कब करना है, रिकॉग्निशन कब करनी है, उनकी एंट्रीज कब पास करनी है। तो प्रोविजंस और अदर लायबिलिटीज में डिफरेंस एक तो होता है टाइमिंग का, हमें पता नहीं होता ये सेटल कब होगी, और दूसरी अमाउंट का, क्योंकि हमें अमाउंट भी पता नहीं होती। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमें इसमें एस्टिमेट यूज करने पड़ते हैं। सो इट इज टाइमिंग लायबिलिटी ऑफ अनसर्टेन टाइमिंग एंड अमाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे इसे चार्ज किया जाता है और जब इसको सेटल कर लें तो कैश या बैंक अकाउंट में सेटल किया जाता है। प्रोविजन रिकॉर्ड करने के लिए कुछ कंडीशंस हैं। उन कंडीशंस में सबसे पहले ये है कि प्रेजेंट ऑब्लिगेशन हो, यानी हमने पे करनी हो फ्यूचर में या प्रेजेंट में ड्यू टू एनी लीगल ऑब्लिगेशन, हमारे खिलाफ कोई केस हुआ या कोई कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन विद आवर सप्लायर्स और कस्टमर्स, या इसके नतीजे में कोई पास्ट इवेंट हुआ हो जिसके नतीजे में कोई हमारी कंपनी को वायलेशन की हो या किसी को डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स प्रोवाइड की हो। नंबर 3, प्रोबेबल आउटफ्लो हो, यानी इसके नतीजे में हमें कुछ ना कुछ पैसे देने पड़े, तो ये तीसरी शर्त है। देन नंबर 4, रिलायबल एस्टिमेट ऑफ पेएबल अमाउंट हम बना सकें। देखें, प्रोविजन हमेशा एक एस्टिमेट ही होता है, तो हम एक रिलायबल एस्टिमेट बना सकें तो उस सूरत में रिकॉग्नाइज करेंगे। जैसे ये एग्जांपल है, एबीसी लिमिटेड इलेक्ट्रिकल अप्लायंस बनाती है, तो कंपनी 4 साल के लिए कस्टमर को वारंटी देती है। 3 लाख उन्होंने यूनिट सेल किए और उनका एस्टिमेट है कि 3% क्लेम वारंटीज आएंगी। तो हम 3 लाख का 3% जो है उसे रिकॉग्नाइज कर लेंगे कि ये हमारे पास एक्सपेक्टेड प्रोविजन है। प्रोविजन की हम मेजरमेंट कैसे करें, जैसे कि आपने देखा ये एस्टिमेट होता है, तो ये वो अमाउंट होती है जो एक ऑब्लिगेशन सेटल करने के लिए होती है। मोस्टली जो मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस है वो इस पे अपना एक एस्टिमेट या जजमेंट यूज करती है और रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज को सामने रख के एक फ्यूचर एस्टिमेट बनाया जाता है। और फ्यूचर एस्टिमेट जब भी बनाया जाएगा वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा, यानी फ्यूचर वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी होगी या प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। मिसाल के तौर पे अगर हमने 5 साल बाद किसी को एक खास 1 लाख अमाउंट देनी है, तो आज के दौर की हम प्रेजेंट वैल्यू उसकी मालूम कर लेंगे। और प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट आपने बिजनेस और फाइनेंस में पढ़ा होगा या फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। तो प्रेजेंट वैल्यू की मालूम कर लेंगे जो 5 साल बाद सेटलमेंट करनी है और उस बेस पे एंट्री रिकॉर्ड कर देंगे।
और एंट्री कैसे होगी, यानी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा प्रोविजन का। इनिशियल मेजरमेंट जो होगी, रिकग्निशन प्रोविजन होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम प्रोविजन चार्ज कर देंगे और एक्सपेंस साइड को, और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में हम शो कर देंगे लायबिलिटी साइड पे, यानी अकमुलेटेड प्रोविजन आप उसे कह सकते हैं। जब प्रोविजन सेटल हो जाती है तो लायबिलिटी को डेबिट कर देते हैं और कैश या बैंक को क्रेडिट कर देते हैं जब हमने पे कर दी हो। तो ये इसकी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती हैं। समटाइम आपने प्रोविजन थोड़ी भी रिकॉर्ड की होती है, बाद दफा ज्यादा अमाउंट पे करनी पड़ सकती है। एग्जांपल 7.6 है कि आपकी कंपनी के खिलाफ केस फाइल हुआ 9,50,000 का, आपने 950 के हिसाब से जिसे कहते हैं प्रोविजन रिकॉर्ड कर दी, प्रोविजन एक्सपेंस डेबिट, और एस्टिमेटेड प्रोविजन या अकोमोडेटेड प्रोविजन क्रेडिट। ईयर 2 जब आया तो आपने जो अमाउंट एक्चुअली पे की वो 12 लाख रुपए थी, तो कैश और बैंक अकाउंट 12 लाख से क्रेडिट कर देंगे, और पहले वाली प्रोविजन 950 की है उसे रखेंगे, और प्लस एक्स्ट्रा एक्सपेंस 2.5 लाख का भी करेंगे क्योंकि ये मजीद खर्चा भी हमारा हुआ है। तो प्रोविजन के हवाले से ये चीजें थी। इसके अलावा कुछ और भी कॉन्ट्रैक्ट जैसे ऑनर्स कॉन्ट्रैक्ट हैं, जिनके मतलब ये है कि ये वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिनमें हमें पता चल जाए कि अब हमें फ्यूचर में लॉस होने वाला है। तो इस हवाले से जो IAS 37 की और इस तरह फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेज हैं उसके हवाले से भी आप फ्यूचर में इस तरह प्रोविजन रिकॉर्ड नहीं कर सकते। रीस्ट्रक्चरिंग के नतीजे में अगर आपको फ्यूचर में कुछ लॉसेज होने वाली हों या कुछ इस तरह का रीस्ट्रक्चरिंग एक्सपेंस होने वाला हो, तो उसकी भी कुछ कंडीशंस हैं कि आप रिस्ट्रक्चरिंग को उस वक्त रिकॉग्नाइज कर सकते हैं जब फॉर्मल प्लान अवेलेबल हो, एक्सपेक्टेशंस साथ जनरेटेड हों और उसकी मेजरमेंट आप रिलायबली कर सकें, तो उस सूरत में आप प्रोविजन रिकॉर्ड कर सकते हैं। अच्छा, फ्यूचर जो रिपेयर या मेंटेनेंस ऑफ एसेट है, आप ये नहीं कर सकते कि आपने 10 साल बाद सारे एसेट की रिपेयर मेंटेनेंस करनी है तो उसके लिए प्रोविजन कर दें, उसके लिए रिकॉर्ड नहीं होगी। तो जिन चीजों के लिए प्रोविजन रिकॉर्ड नहीं होगी वो स्टैंडर्ड में स्पेसिफिकली मेंशन है। अच्छा, अब कॉन्टीजेंट एसेट्स के साथ क्या करना है। कॉन्टीजेंट एसेट में आपके वो एसेट है जो फ्यूचर में किसी अनसर्टेन इवेंट की वजह से आपको मिल सकते हैं, लेकिन उनकी मेजरमेंट और ये कब मिलेंगे, तो इसके लिए वाले से, और इस तरह ही कॉन्टीजेंट लायबिलिटीज हैं कि आपने कुछ अमाउंट किसी को सेटल करनी है बट यू आर नॉट श्योर कब और कितनी अमाउंट सेटल करनी है। उसमें स्टैंडर्ड ने थोड़ी सी गाइडेंस दी है कि अगर आपको वर्चुअली सर्टन हो कि हमें कॉन्टीजेंट लायबिलिटी पे करनी पड़ेगी तो उसको रिकॉग्नाइज कर लें, यानी उसकी एंट्री पास कर लें, और एसेट के लिए भी यही है। वर्चुअली सर्टन का मतलब है 90% से ज्यादा आपको सर्टन हो। प्रोबेबल हो जब चांस ऑफ अकरेंस 50% से ज्यादा हो लेकिन 90% से कम हो, तो कॉन्टीजेंट लायबिलिटी को जस्ट डिस्क्लोज कर दें, एंट्री पास ना करें, और कॉन्टीजेंट एसेट के साथ को भी डिस्क्लोज कर दें इन नोट्स टू द अकाउंट्स। और अगर पॉसिबल हो यानी लेस देन 50% चांसेस हो तो कॉन्टीजेंट लायबिलिटी को तो डिस्क्लोज कर दें, और कॉन्टीजेंट एसेट के लिए डू नथिंग, कुछ नहीं करना होगा। तो ये चार्ट हम फॉलो करते हैं, और अगर रिमोट चांसेस हो, लेस देन 5% चांसेस हो, तो दोनों केसेस में कुछ नहीं करना। ये आपका स्टैंडर्ड था जी प्रोविजन, कॉन्टीजेंट लायबिलिटी और कॉन्टीजेंट एसेट्स का। आपने देखा कि प्रोविजंस को हमने कैसे रिकॉर्ड करना है, कौन से उसकी शरायत हैं, उसकी मेजरमेंट कैसे होगी, एंट्रीज कैसे होंगी, और इसी तरह कॉन्टीजेंट एसेट और कॉन्टीजेंट लायबिलिटीज की आपने देख ली। उसका इनफ्लोज और आउटफ्लोज के ये 4 सिनेरियोज हैं, इनको हम ऑब्जर्व कर लेंगे। उसके बाद ये स्टैंडर्ड के एंड पे डिस्क्लोजर्स दिए हुए हैं, साल में जितनी भी प्रोविजन आप रिकॉर्ड करें उसका ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस लिखें, कितनी प्रोविजन रिकॉर्ड की, कितनी रिवर्स की, कौन सा डिस्काउंट फैक्टर आपने अप्लाई किया, किस किस चीज पे प्रोविजन रिकॉर्ड की। इस तरह कॉन्टीजेंट एसेट और कॉन्टीजेंट लायबिलिटीज के हवाले से भी आपने डिस्क्लोजर देने हैं बेस्ड ऑन द अबव चार्ट के कितने कॉन्टीजेंट एसेट हैं जिनको हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं पॉसिबली, और कितनी कॉन्टीजेंट लायबिलिटीज हैं जिनको पॉसिबली हमने सेटल करना होगा। तो ये आपका स्टैंडर्ड था जी IAS 37, बिल्कुल ब्रीफ सा है, आप अच्छी तरह इसकी रीडिंग कर लें, कुछ इसमें चीज़ें आपके लिए न्यू कॉन्सेप्ट्स होंगे। एंट्रीज समझ लें कि एंट्रीज किस तरह करनी है, और एंड पे भी 1-2 कंप्रीहेंसिव एग्जांपल्स दी हुई हैं, सिनेरियो बेस्ड 1 2 3 4 सिनेरियोज दिए होंगे। इनको भी उसी चार्ट के मुताबिक जो कॉन्टीजेंट लायबिलिटी और कॉन्टीजेंट एसेट्स का है उसको सामने रख के देख लीजिएगा, और अगर प्रोविजंस के हवाले से सिनेरियो हो तो प्रोविजंस के हवाले से भी देख लें कि रिलायबल एस्टिमेट ऑफ फ्यूचर बनाया जा रहा है और उसके मुताबिक प्रोविजन रिकॉर्ड करनी है। बहुत शुक्रिया।